हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 27/12/2023 के लिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत कौशल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी या प्रस्तुत की जाती है। तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। यह है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICT और वी वॉक्स। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन है, भारत कौशल रिपोर्ट 2024 हाल ही में वी वॉक्स ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से भारत कौशल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है, जिसमें भारत का कौशल परिदृश्य एवं कार्यबल पर AI के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है ऐसा कि दंश कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। इनका उपयोग नाइडारियंस द्वारा गति और पाचन के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। दंश कोशिका नाइडेरिया में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं, जिनमें जेलीफिश, मूंगा, समुद्री एनीमोन तथा हाइड्रा शामिल है, जो शिकार करने तथा शिकारियों से बचाव के लिए प्रबल शस्त्र के रूप में कार्य करते हैं। और प्रत्येक दंश कोशिका में कुंडलित धागे जैसी नालिका वाला एक कैप्सूल होता है और इसके भीतर विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो गोली से भी तेज गति से बाहर निकल सकते हैं। आगे है कि नाइडेरिया में निमेटोब्लास्ट होते हैं, जो संभावित शिकार के संपर्क में आने पर दंश कोशिका उत्सर्जित करते हैं। दंश कोशिका शिकार की बाहरी परत को भेदते हैं अथवा उसके शरीर में विषाक्त पदार्थों को संचरित करते हैं। दंश कोशिका में मौजूद विषाक्त पदार्थों का शिकार पर पैरालिटिक यानी पक्षाघात अथवा साइटोलिटिक कोशिकाओं को नष्ट करने वाला प्रभाव पड़ता है। करनाइडेरियन जीव शिकारी अथवा रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए विषाक्त पदार्थों के संयोजन का उपयोग करते हैं। तब विकल्प डी सही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कितने कथन सही है ढूंढना है। ढेबर आयोग 1973 ने आदिम जनजातीय समूह PTG को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया है, जिसमें जनजातीय समुदाय शामिल थे जो विकास के तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर का प्रदर्शन करते हैं। तो पहला कथन ये जो है सही है। 75 सूचीबद्ध PVTG में सबसे अधिक संख्या नागालैंड में पाई जाती है। तो ध्यान देना है, नागालैंड में नहीं, ओडिशा में पाई जाती है। ठीक है, ओडिशा। तो क्या होगा, दूसरा गलत है, तो पहला सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG। भारत में जनजातीय जनसंख्या इसकी कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनजातीय समूह में PVTG अधिक असुरक्षित समूह होते हैं। इस कारक के कारण अधिक विकसित तथा मुखर जनजातीय समूह जनजातीय विकास निधि का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं, जिसके कारण PVTG को अपने विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे है क्या, आगे है कि वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया, जो जनजातीय समूहों में अल्प विकसित है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया था। कथन पहला सही है। सूचीबद्ध 75 PVTG में सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है। कथन दूसरा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही नहीं है ये देखना है। न्यायाधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, तो ये कथन सही है। ठीक है, अच्छा कितने कथन सही नहीं है, सॉरी कितने कथन सही है, कितने कथन सही है ये रहना चाहिए। ठीक है, कितने कथन सही नहीं है, अच्छा ठीक है यही है, कितने कथन सही नहीं है, तो ये सही है। अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए अधिकृत है, तो ये भी सही है। और अनुच्छेद 323A के तहत न्यायाधिकरणों का एक पदानुक्रम बनाया जा सकता है, तो ये गलत है, ये 323B के तहत बनाया जाता है। तो कितने सही नहीं, तो केवल एक ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था है, यहाँ पे ध्यान देना है, जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी
से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। यह कई कार्य करता है, जैसे विवादों का निपटारा करना, चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण करना, प्रशासनिक निर्णय लेना, मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करना आदि। संवैधानिक प्रावधान का न्यायाधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कथन एक सही है। ठीक है, आगे क्या है? आगे है कि अनुच्छेद 323 से प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। प्रशासनिक से कर अनुच्छेद 323 अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 323 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल निम्नलिखित मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना करता है। तो 323 वाला जो था दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कथन 2 सही है यहाँ पे। इसमें क्या है? कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, औद्योगिक और श्रम, भूमि सुधार, शहरी संपत्ति पर सीमा, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव, खाद्य सामग्री, किराया और किराएदारी अधिकार। ठीक है, तो आगे क्या है? आगे ऐसा है कि अनुच्छेद 323 और 323 में अंतर क्या है, ये हमको देखना है। कर अनुच्छेद 323 केवल सार्वजनिक सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना पर विचार करता है। अनुच्छेद 323 कुछ अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना पर विचार करता है। अनुच्छेद 323 के तहत अधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 323 के तहत अधिकरण की विधायी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 323 के तहत केंद्र के लिए केवल एक तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। इसके तहत अधिकरणों के पद अनुक्रम की कोई प्रावधान नहीं है, जबकि अनुच्छेद 323 के तहत अधिकरणों का एक पदानुक्रम बनाया जा सकता था। कथन तीसरा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 323 वहाँ पे ए लिखा हुआ था। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो RODTEP में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कर, शुल्क एवं लेवी शामिल है, जिन्हें किसी अन्य मौजूदा तंत्र के माध्यम से वापस नहीं किया जाता है। फिर है RODTEP समिति राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? केंद्र सरकार चीनी निर्यात पर कर छूट लाभ को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है, जिसे वर्ष 2022 के मध्य में प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया था। कर निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट RODTEP योजना, जिसे जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य निर्यातित वस्तुओं के निर्माण एवं वितरण की प्रक्रिया में निर्यात संस्थाओं द्वारा किए गए करों, शुल्कों तथा लेवी वसूली की प्रतिपूर्ति हेतु एक तंत्र प्रदान करना है। कर RODTEP में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कर, शुल्क व लेवी शामिल है, जिन्हें किसी अन्य मौजूदा तंत्र के माध्यम से वापस नहीं किया जाता है। अतः कथन पहला सही है। आगे क्या है? आगे ऐसा है कि RODTEP समिति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। कथन दूसरा सही है। हालांकि इस योजना के तहत चीनी निर्यातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों से कर संबंधी पूछताछ का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह एक प्रतिबंधित उत्पाद है और निर्यात लाभ के लिए पात्र नहीं है। कर चीनी, जिसका व्यापार पहले मुक्त निर्यात के तहत होता था, ने RODTEP लाभ की मांग की है। आगे क्या है? तो आगे है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह 2011 में गठित भारत, श्रीलंका और मालदीव का त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है। तो पहला सही हो जाएगा। कर हाल ही में मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशल्स भी पूर्ण सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे बांग्लादेश और सेशल्स सही है, लेकिन मॉरिशस गलत है। ठीक है, इस कारण से पूरा गलत होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। तो कथन एक सही है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक में चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस शामिल किया गया है। कर बांग्लादेश और सेशल ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया तथा उन्हें समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो कथन दूसरा सही नहीं है। कर CSC को क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा उद्देश्यों को रेखांकित करने के लिए हिंद महासागर में भारत की पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरगाह और देश, रीम कंबोडिया, दूसरा है
बाटा, तो ये मध्यवर्ती गिनी में है। तीसरा क्रावा कैमरून में है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों सही है। रीमा, बाटा और क्रावा ऐसे सैन्य अड्डे हैं जिन पर चीन तैनात है या तैनाती की योजना बना रहा है। रीम कंबोडिया में स्थित है, अतः युग्म सही सुमेलित है। दूसरा है वाटा, इक्वेटोरियल गिनी में स्थित है, अतः दूसरा भी सुमेलित है। क्रावा जो कैमरून में स्थित है, अतः तीसरा भी युग्म सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है, तो आगे है विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रिजर्व पर रखी गई संपत्ति है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती है। पहला तो सही है, कितने सही है ढूंढना है। फिर है कि सोने की उच्च घरेलू मांग के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोना शामिल नहीं है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में सोना भी शामिल है। ठीक है, तो ये पहला, तो ये दूसरा गलत हो गया। करा एक विकासशील देश होने के नाते भारत को अभी भी 500 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार हासिल करना बाकी है, तो ये भी गलत है। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रिजर्व पर रखी गई संपत्ति है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती है। अतः कथन एक सही है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक आरक्षित स्थिति शामिल है। ठीक है, अतः कथन दूसरा क्या है, सही नहीं है। करा FCA ऐसी संपत्तियाँ हैं जिनका मूल्यांकन देश की अपनी मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है। आगे क्या है, तो आगे है भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 11 अगस्त 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 708 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 602.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अतः कथन तीसरा सही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राजकोषीय घाटे का अधिकांश हिस्सा बाहरी बाजार उधार के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। तो ध्यान देना है कि भारत में राजकोषीय कितने सही है ये ढूंढ रहा है। भारत में राजकोषीय घाटे का अधिकांश हिस्सा बाहरी नहीं, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक बाजार उधार के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। तो पहला गलती है। राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5% के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकांश राजकोषीय घाटे को आंतरिक बाजार ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और एक छोटा हिस्सा बचत, भविष्य निधि तथा बाहरी ऋण के बदले प्रतिभूतियों से आता है। अतः कथन एक सही नहीं है। वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में भारत का बाहरी ऋण कुल राजकोषीय घाटे का केवल 1% है। यह अनुमानतः 22,118 करोड़ रुपये है। कर राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5% के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए है। अतः कथन दूसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला सत्र वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था। कितने से ये ढूंढना है, तो पहला गलत है, ये 1914 में आयोजित किया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से कार्य करने वाली एक स्वतंत्र संस्था है। तो दूसरा सही है, तो केवल 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस न केवल प्रमुख संस्थानों और प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक एवं शोधकर्ताओं को, बल्कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों एवं प्रोफेसरों को भी एक साथ लाती है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला सत्र वर्ष 1914 में आयोजित किया गया था। अतः कथन पहला सही नहीं है।